Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about National Achievement Survey, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from education segment. तो क्या है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये समझते हैं. उसके पहले करंट न्यूज़ देख लेते हैं एक बार, फिर देखेंगे नेशनल अचीवमेंट सर्वे. क्यों हम कर रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे? बिकॉज नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऑफ 2021 हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो पिछले साल ये सर्वे कराई गई थी और उसका रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो क्या है ये सर्वे, वो देखते हैं. इट इज़ ए नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्वे ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स लर्निंग. तो स्कूल में खासकर 3rd क्लास में 5th, 8th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, क्या उनकी ओवरऑल कॉम्पिटेंस डेवलप हो रही है, उसकी सर्वे कराई जाती है इन नेशनल अचीवमेंट सर्वे. As I said, the survey assesses the health of the school education in the country through a survey of the children learning competencies at class 3, 5, 8 and 10. और ये जो सर्वे है इट इज़ कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एवरी 3 years. तो पिछला सर्वे 2017 में कराया गया था, उस हिसाब से 2020 में करना था नेक्स्ट सर्वे, लेकिन बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक इट कुड नॉट बी कंडक्टेड इन 2020. इट वॉज कंडक्टेड इन 2021 एंड इट्स रिपोर्ट हैज़ बीन नाउ रिसेंटली रिलीज्ड. तो क्या मेथड्स अपनाए जाते हैं वो भी ज़रा समझते हैं. देखिए, सबसे पहले तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है इसमें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट स्कूल्स, सारे स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग कॉम्पिटेंसीज चेक की जाती है. हो सकता है आपको प्रीलिम्स में इस तरह का स्टेटमेंट वो दे दें कि अंडर नेशनल अचीवमेंट सर्वे द लर्निंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज असेस्ड एंड द स्कूल ओनली द गवर्नमेंट स्कूल कम्स अंडर नेशनल अचीवमेंट सर्वे. इस तरह का स्टेटमेंट देते तो ध्यान रखिएगा ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होगा. ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स डू नॉट कम, इट इज़ गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल्स एज वेल. होता क्या है, अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग सब्जेक्ट्स की टेस्टिंग की जाती है. मैथ्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 3 और 5th स्टैंडर्ड में टेस्ट की जाती है. ये सब इतना डिटेल में देखने का फ़ायदा नहीं है. तो 2 तरीके से टेस्टिंग होती है. एक होता है बच्चों का नॉलेज चेक किया जाता है, दूसरा बच्चे कितनी अच्छे से सीख रहे हैं, कितनी खुशी खुशी सीख रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश की जाती है. सो देयर इज़ अ questionnaire where students have to fill कि how much they are enjoying the learning process and all. तो 2 चीज़ों पे असेसमेंट की जाती है. फर्स्ट their overall core knowledge and second is the process enjoyable or not. और इसके लिए 22 लैंग्वेजेज में जो शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं उन सब में इस तरह का एक फॉर्म निकाला जाता है और बच्चे की अपनी जो भी लर्निंग लैंग्वेज है उसमें उनको फॉर्म दिया जाता है जिसमें वो सब टिक करते हैं. और ये जो क्वेश्चनएयर है जो बच्चों को फिल करना होता है इट इज़ डेवलप्ड बाय NCERT, जबकि ये ओवरऑल सर्वे जो है इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय CBSE. 2021 का जो सर्वे था वो पूरा एक दिन में इंडिया के अलग अलग स्कूल्स में कंडक्ट कराया गया था. की फाइंडिंग्स जो हम मेंस में या एसए में कोट कर सकते हैं वो ज़रा देखते हैं. सर्वे नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की की फाइंडिंग्स. 78% ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स फाउंड लर्निंग एट होम ड्यूरिंग द पैंडेमिक बर्डनसम. तो ऑनलाइन लर्निंग कोई इजी गेम नहीं है, स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स हैड टू स्विच इन एन एब्रप्ट फैशन, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. देखो, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. ऑनलाइन असाइनमेंट आएगा, उनको सबमिट करना है ऑनलाइन, तो दैट वाज क्वाइट बर्डनसम फॉर स्टूडेंट्स एंड 78% स्टूडेंट्स अग्रीड विद दैट. 24% ऑफ देम डिड नॉट हैव डिजिटल डिवाइस एट होम. तो कभी भी आप आंसर लिख रहे हो डिजिटल डिवाइड पे, डिजिटल पॉवर्टी पे, तो उसमें आप ये सब डाटा कोट कर सकते हैं. सर सिर्फ डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करा देने से, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा देने से सब लोगों को एजुकेशन नहीं मिल जाएगी, बिकॉज येट देयर इज़ अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हु स्टिल इज़ हैविंग नॉट हैविंग एक्सेसिबिलिटी टू डिजिटल डिवाइसेज एंड सर्विसेज. उसके अलावा लर्निंग लेवल्स या अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स में बताया गया कि द सर्वे फाउंड की लर्निंग लेवल्स एंड अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप एज दे प्रोग्रेस टू अ हायर क्लास. ये एक चीज़ देखी जा रही है. और जैसे जैसे बच्चे जो हैं हायर क्लास में जा रहे हैं, 3rd से 5th, 5th से 8th,
10th जा रहे हैं उनका जो लर्निंग या ग्रास्पिंग कैपेसिटी है वो घटता जा रहा है। उसके पीछे मुख्य कारण बताया जा रहा है द डिस्ट्रैक्शन टू विच द स्टूडेंट्स आर सब्जेक्टेड टू। मॉडर्न टाइम्स में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं उनके पास कई सारी चीज़ें आसपास में होती हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स एंड टीवीज़ एंड गेमिंग्स एंड ऑल, जिस कारण से उनका ओवरऑल ग्रास्पिंग पावर घटता जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, ये इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में भी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस में भी मैथ्स और साइंस में बच्चों का नॉलेज कम डेवलप हो रहा है, जबकि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं in those subjects they are performing relatively better। रूरल अर्बन डिवाइड में भी ऑब्वियसली रूरल एरियाज़ में बच्चों की लर्निंग काफ़ी पुअर है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, बट एक्सेप्ट इन फ्यू एरियाज़। मणिपुर, दमन दीव में कैसा है, और मणिपुर दमन दीव के भी स्पेशली क्लास 8 के बच्चों में देखा गया है कि रूरल एरियाज़ के बच्चे जो हैं उनकी लर्निंग कॉम्पिटेंसीज हैव बीन बेटर दैन द अर्बन एरियाज़। तो हो सकता है प्रीलिम्स में आपको इस तरह का स्टेटमेंट दे दे कि द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स अंडर नेशनल अचीवमेंट सर्वे अक्रॉस द कंट्री इन ऑलमोस्ट ऑल द सेगमेंट was better for urban areas as compared to rural areas। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देयर हैव बीन फ्यू एक्सेप्शंस। दमन दीव और मणिपुर में क्लास 8 के बच्चों में रूरल एरियाज़ में बेटर लर्निंग देखी गई है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नगोर्नो काराबाख रीजन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। जिन लोगों ने भी इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स दे रखा है उनको याद आ गया होगा, ये नगोर्नो काराबाख रीजन से रिलेटेड एक प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था। ये 2020 से ही न्यूज़ में था, इसलिए 2021 का जो प्रीलिम्स था उसमें आपसे सवाल पूछा गया। अब ये हाल फिलहाल में फिर से न्यूज़ में आया है। आने वाले जो इंटरव्यू चल रहे हैं अभी एपीएससी सीसीई के, उसमें इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, खासकर पीएसआई और ऑप्शन स्टूडेंट से। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। लुक, दिस पर्टिकुलर रीजन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी इज़ नोन एज कॉकस रीजन। कॉकस रीजन में जो कंट्रीज आते हैं वो है अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड सम पार्ट ऑफ रसिया कम्स अंडर कॉकस रीजन। तो जो दो मुख्य कंट्री हैं कॉकस रीजन के वो हैं अजरबैजान एंड अर्मेनिया। और अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी रहती है। हॉस्टिलिटी के पीछे मुख्य दो कारण हैं। पहला तो है रिलीजियस रीजन, अर्मेनिया इज़ अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री और अजरबैजान इज़ एन इस्लामिक कंट्री। दूसरा है टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कई सारे टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट हैं, उसमें से जो मेन टेरिटरी जिसको लेकर के कन्फ्लिक्ट है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वो है ये नगोर्नो काराबाख रीजन। अभी नगोर्नो काराबाख रीजन अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एरिया ये वैसे तो अजरबैजान का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्ट है। एज पर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ अजरबैजान, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अर्मेनियन एथनिसिटी के हैं। 95% जो पॉपुलेशन है वो अर्मेनियन एथनिसिटी के, यानी कि इस्लामिक लोग हैं और अर्मेनियन कल्चर को मानने वाले लोग यहाँ हैं 95%। और इसी कारण से ये जो एरिया है नगोर्नो काराबाख का, इट इज़ प्रैक्टिकली अंडर कंट्रोल ऑफ अर्मेनिया। हुआ क्या कि 1990s तक, ध्यान से समझिए, ये है अर्मेनिया, यहाँ पे क्रिश्चियन लोग, अजरबैजान मुस्लिम्स। ये एरिया यहाँ पे जो नगोर्नो काराबाख क्रिश्चियन लोग रहते हैं अर्मेनियन एथनिसिटी के। 1990s में यहाँ पे जो अर्मेनियंस रहते हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। दे डिक्लेयर्ड दैट दे वांट फ्रीडम एंड दे वांट टू ज्वाइन अर्मेनिया। तो फिर इस प्रोटेस्ट के बाद इस प्रोटेस्ट को जैसे तैसे सप्रेस किया गया और फिर रसिया ने एक तरीके की डील साइन कराई अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में। इस डील के बाद से प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस नगोर्नो काराबाख इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ अर्मेनिया, क्योंकि यहाँ के जो अर्मेनियन लोग हैं, अर्मेनियन एथनिसिटी के लोग, दे एक्ट इन एन ऑटोनोमस मैनर। वो अजरबैजान की सरकार की कोई बातें जल्दी सुनते नहीं हैं। दे एक्ट इन एज एन ऑटोनोमस ट्रेडिशन, ऑटोनोमस कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनली या ओवरऑल इंटरनेशनली अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये अजरबैजान के साथ है नहीं, ये अर्मेनियन कल्चर को मानता है। तो हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि रसिया ने एक डील ब्रोकर कराई थी अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में 1994 में, जिसके हिसाब से दिस पार्ट वुड बी considered as part of Azerbaijan, but for practical purposes it will remain autonomous and the Armenian people living in this area will practice autonomy। अब ये जो स्टेलमेट था या ये जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग थी अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच की,
नगर्नो काराबाख रीजन को लेकर के, ये सितंबर 2020 में एकाएक से ये ट्रूस ब्रेक हो गया। द स्टेलमेट वाज ब्रोकन अप, रीजन बीइंग अजरबैजान ने इस एरियाज़ पे थोड़े थोड़े जगहों पे अटैक कर दिए, क्योंकि नगर्नो काराबाख रीजन आर्मेनिया के कंट्रोल में था, आर्मेनियन लोगों के कंट्रोल में था, अजरबैजान ने अटैक कर दिए। उस टाइम में कई सारे कन्फ्लिक्ट हुए थे और उसी कारण से लगातार नगर्नो काराबाख रीजन न्यूज़ में आ रहा था, और यही कारण है कि आपके प्रीलिम्स में ये सवाल पूछ लिया गया था। 2020 में फिर से रसिया के कहने पे इन दोनों कंट्रीज़ ने मिल करके एक अग्रीमेंट साइन किया एंड दे रिमेंड और वेंट फॉर स्टेटस को, कि ठीक है जैसे थे वैसे मान जाते हैं, लेट अस नॉट फाइट अगेन। तो ये एरिया नगर्नो काराबाख रीजन अगेन कंटिन्यूड विथ आर्मेनियन पीपल एंड अंडर ओवरऑल ऑटोनोमी ऑफ आर्मेनियन पीपल लिविंग इन दिस एरिया। हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पासनियन और अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम एलीवेव, ये दोनों मिलकर के एक पीस प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर पासनियन और अजरबैजान के प्रेसिडेंट पीस प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया है। अब इस पीस प्रोसेस के कारण ये जो पासनियन हैं आर्मेनिया के प्रेसिडेंट, ये कोशिश कर, इनसे डिमांड अजरबैजान ने रखा है कि आपको मानना ही पड़ेगा कि ये जो एरिया है नगर्नो काराबाख इट बिलोंग्स टू अजरबैजान, तभी जाकर के पीस हो सकती है। और पासनियान इस बातों को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अभी तक देखो ये पीस एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुई है, पासनियान हैज़ नॉट फाइनली अग्रीड टू दिस, लेकिन उस जो ड्राफ्ट पीस प्रपोजल रखा गया है उसमें अजरबैजान हैज़ पुट द प्रपोजल कि आर्मेनिया विल हैव टू एक्सेप्ट इट दैट ऑफिशियली नगर्नो काराबाख बिलोंग्स टू अजरबैजान। और इसी कारण से आर्मेनिया के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए अगेंस्ट देयर ओन प्राइम मिनिस्टर पासनियान, कि अगर आपने इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ऐसा कह रही हैं। दैट हैज़ लेड टू ह्यूज डोमेस्टिक अनरेस्ट इन आर्मेनिया सिंस अप्रैल दिस ईयर ओनली, बिकॉज people are not happy with Pashinyan's handling of Nagorno-Karabakh conflict। फिर से बता दूं, ये एरिया आर्मेनिया लोग कंट्रोल करते हैं, ऑटोनोमस तरीके से वहाँ की पॉलिटी मैनेज करते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान अब एक तरीके का फाइनल अग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। अजरबैजान ने प्रपोज किया है कि आप मानिए कि ये एरिया जो है वो अजरबैजान को बिलोंग करता है। आर्मेनिया के लोग अब अपनी सरकार के खिलाफ विरोध करने पर उतर रहे हैं कि अगर आपने ऐसा माना तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। The next article is about ban on sugar exports. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. Briefly sugar economy, sugar sector के बारे में ज़रा देख लेते हैं and then we'll see the current news. तो India is second largest, in fact sugar is India's second largest agro based industry next to cotton. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉटन के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्री बेस्ड जो एग्रीकल्चरल सेगमेंट है वो है शुगर। जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है उससे फिर मैक्सिमम जो शुगर केन उसका इस्तेमाल किया जाता है शुगर प्रोड्यूस करने के लिए। तो शुगर इंडस्ट्री एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, राइट। तो कॉटन जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, फॉलोड बाय शुगर। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर वर्ल्ड वाइड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इट इज़ ब्राज़ील, उसके बाद है इंडिया एंड देन चाइना। अगर शुगर केन की प्रोडक्शन की बात की जाए, शुगर केन जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो शुगर भी प्रोड्यूस करेगा, तो ब्राज़ील सबसे ऊपर, फिर इंडिया, फिर चाइना। और शुगर इट इम्पैक्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ अबाउट 5 करोड़ फार्मर्स। तो 5 करोड़ फार्मर जो इस पर इंगेज हैं शुगर केन प्रोडक्शन में। बट पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर शुगर cane production has increased to a greater extent and that is how we have ensured surplus in the field of sugar and the sugar cane। ये ब्लैक कलर से हमने डोमेस्टिक कंजम्पशन या डिमांड दिखा रखा है, ये ब्लू कलर से हमने प्रोडक्शन दिखा रखा है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स प्रोडक्शन हैज़ सरपास्ड डिमांड बाय क्वाइट अ मार्जिन। क्या कारण है प्रोडक्शन लगातार बढ़ने का? उसके पीछे कुछ पॉलिसीज़ हैं सरकार की, जैसे सबसे पहले फेयर रेम्यूनरेटिव पॉलिसी। फेयर रेम्यूनरेटिव पॉलिसी इज़ लाइक एमएसपी फॉर अदर क्रॉप्स। जैसे एमएसपी होता है बाकी क्रॉप्स के लिए, वैसे ही एफआरपी होता है शुगर केन के, लेकिन इसको देने का तरीका अलग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही डिसाइड कर देती है कि जो शुगर मिल्स हैं वो शुगर केन फार्मर्स से जब खरीदते हैं तो उनको एक फिक्स्ड प्राइस देना होगा। एमएसपी तो आप समझते हैं,
जब एफसीआई को आप बेचते हैं, जब फार्मर्स एफसीआई को बेचते हैं लोकल मंडीज़ में अपना फूड क्रॉप, तो एफसीआई को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस देना होता है फार्मर्स को, एट एमएसपी, उसको हम लोग एमएसपी कहते हैं। ठीक वैसे ही जो शुगर मिल्स हैं उनके लिए सरकार ने फिक्स कर रखा है एफआरपी, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। उनको इतना प्राइस देना ही होगा फार्मर्स को अगर वो शुगर मिल्स को अपना शुगर केन बेचना चाहते हैं तो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एफआरपी हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली रेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो लगातार एफआरपीज़ के बढ़ाने जाने के कारण यू सी फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो जैसे जैसे एफआरपी बढ़ता गया शुगर केन प्रोडक्शन भी बढ़ता गया। तो एफआरपी बढ़ाए हैं तो फार्मर्स को बेटर रिटर्न मिल रहा है शुगर केन में, इस कारण से वो प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। दूसरा है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत 20% तक की ब्लेंडिंग करनी है एथेनॉल के साथ, हमारे एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल के साथ बाय 2025। तो इसका मतलब है कि एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि 20% ब्लेंडिंग कर रही है पेट्रोल के साथ, और शुगर केन इज ए मेजर सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एथेनॉल क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। सो दिस इज हाउ द डिमांड ऑफ शुगर केन हैज़ गॉन अप बिकॉज ऑफ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। और जब डिमांड ऑफ शुगर केन हैज़ गॉन अप तो प्रोडक्शन हैज़ ऑल्सो गॉन अप। सो दीज आर द टू रीजन्स बिहाइंड राइजिंग प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारा प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा रहा है डिमांड की तुलना में, ये बात तो सही है, लेकिन हाल फिलहाल में फूड बेस्ड इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, वेरी हाई फूड बेस्ड इन्फ्लेशन देखा जा रहा है हमारे देश के अंदर। और ऐसे टाइम में हमारी सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती एंड इट इज़ टेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेजर्स टू कर्ब इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। तो कुछ दिनों पहले आपने देखा कि कैसे वीट के एक्सपोर्ट पे लिमिटेशन लगाया था सरकार ने। अब सरकार ने शुगर के एक्सपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। द करंट न्यूज इज दैट आफ्टर वीट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट ऑफ शुगर टू 10 मिलियन टन। इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। द यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेड दैट द डिसीजन वाज इन वेक ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स ऑफ शुगर एंड देयर इज नीड टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ शुगर इन द कंट्री। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से कैसा हो सकता है कि हो सकता है हमारे देश में भी शुगर की थोड़ी सी कमी हो जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश में कमी होगी तो शुगर का भी दाम बढ़ जाएगा, और शुगर का दाम बढ़ेगा तो फूड इन्फ्लेशन विल फर्दर गो अप, जो हमारी सरकार नहीं चाहती। और इसी कारण से सरकार ने शुगर के एक्सपोर्ट पे हाल फिलहाल के लिए थोड़े लिमिटेशंस लगाए हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिमांड ऑफ भील प्रदेश एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं ये भील लोग हैं कौन। सो दीज आर ट्राइब्स, आदिवासी एथनिक ग्रुप हु मेनली लिव इन वेस्ट एशियन स्टेट्स। दे आर लिस्टेड एज ट्राइबल पीपल इन द स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। Bhils are one of the largest tribal group in India and they speak Bhil language only. Current news ये है कि ये जो भील लोग हैं, ये भील ट्राइब के लोग हैं, दे आर डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट जिसका नाम वो भील प्रदेश रखना चाहते हैं। एक्चुअली एक भारतीय ट्राइबल पार्टी बनाई गई थी 2017 में जिसमें कई सारे ट्राइबल लीडर्स हैं। इस भारतीय ट्राइबल पार्टी ने डिमांड करना शुरू किया है कि ये जो 4 स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात, इसके 39 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे भील पॉपुलेशन ज़्यादा, उन सबको मिला करके एक अलग से स्टेट बनाया जाए जिसका नाम होगा भील प्रदेश। ऑफ कोर्स इस डिमांड को पूरा करना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये डिमांड एटलीस्ट रेज किया गया है, तो आपसे प्रीलिम्स में इस तरह का कुछ सवाल पूछा जा सकता है। अभी जब भील्स की बात चली रही है तो कुछ और बातें देख लेते हैं। देखिए, भील सोशल रिफॉर्मर एंड स्पिरिचुअल लीडर गोविंद गुरु ने ये भील प्रदेश का डिमांड पहली बार रेज किया था 1913 में आफ्टर मानगर मसाकर। तो मानगर मसाकर के बाद ब्रिटिशर्स ने मानगर मसाकर किया था अगेंस्ट भील ट्राइब्स। उसके बाद गोविंद गुरु जो भील लीडर्स थे, भील के लीडर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने पहली बार भील प्रदेश का डिमांड किया था। तो क्या है मानगर मसाकर, ज़रा देखते हैं। जलियांवाला बाग से 6 साल पहले 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, 1913 में मानगर मसाकर हुआ था, जहाँ पे कई सारे भील आदिवासियों को ब्रिटिशर्स ने मानगर फोर्ट पे, मानगर हिल्स पे मार दिया था। 100 से भी ज़्यादा भील आदिवासियों को मार दिया था। तो इसी कारण से इसको मानगर मसाकर नाम से भी जानते हैं या कभी कभार आदिवासी जलियांवाला नाम से भी जानते हैं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से 6 साल पहले हुआ था। अभी जब ये 1913 में ये मानगर मसाकर हुआ था, उसके बाद ही से ये डिमांड रेज की जा रही है भील प्रदेश की, जो उनके स्पिरिचुअल और
पॉलिटिकल लीडर गोविंद गुरु ने रेज किया था। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सिरुई लिली फेस्टिवल एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। सिरुई लिली फेस्टिवल ये उखरूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो सिरुई लिली आप देख रहे हैं, ये फ्लावर, इट ग्रोज एट ए हाइट ऑफ अबाउट 8,500 फीट अबव द सी level. It is also state flower of Manipur since 1989. It is considered as an endangered species. Current news ये है कि सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर के उखरूल डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो चुका है। 2 सालों के ब्रेक के बाद इस साल सिरुई लिली फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 2 साल का ब्रेक इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। सिरुई लिली फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो इट इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न इन मणिपुर। तो पहला कौन सा फेस्टिवल होगा? Most popular is Sangai festival, which has been named after Sangai deer of मणिपुर। तो संगाई डियर से रिलेटेड और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इससे रिलेटेड यूपीएससी ने 2015 में सवाल पूछा था, एक बार उसको देख लीजिएगा। एक स्टूडेंट ने इस तरह का भी कमेंट किया था कि सर जो सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में, उसको दोबारा प्रैक्टिस करा के क्या फ़ायदा होगा, आप क्यों देते हैं वैसे सवालों को। देखिए, मैं वैसे सवाल इसलिए देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि यूपीएससी या एपीएससी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट कि सिमिलर क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड, येट यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वो सवाल देता हूँ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे। तो संगाई फेस्टिवल इज द लार्जेस्ट वन, फॉलोड बाय सिरुई लिली फेस्टिवल। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लेट अस सी द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैड गिवन यू यस्टरडे। कौन सा एग्रीकल्चरल इंपोर्ट हम सबसे ज़्यादा करते हैं? करेक्ट आंसर इज वेजिटेबल ऑयल्स। और यूपीएससी 2019 में ये भी पूछा था, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ चॉइस? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 21। ये हरिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ चॉइस इज योर फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।